हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हमने कैश बुक सीखा था। अगर आपने नहीं देखी है मेरी कैश बुक से रिलेटेड वीडियोस तो वो जाके पहले देख लीजिएगा। तो हमने जब कैश बुक बनाई अपने बिजनेस में, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे पास आती गई, मतलब जो जो हमने कहीं से इनकम हमें मिलती रही, यहाँ कहीं से पेमेंट हमें मिलती रही, तो हमने उसको डेबिट कर दिया और जो हमारे पास पेमेंट हमने कहीं करी तो उसमें हमने क्रेडिट कर दिया। यही करा था हमने कैश बुक में। तो कैश बुक में हमारे पास दो कॉलम थे, एक कैश का था, एक बैंक का था। तो बैंक का कॉलम जो होगा हमारा, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, जब हम पूरे मंथ के बाद में अपने कैश बुक की बैलेंसिंग करेंगे, चेक करेंगे कि कितना बैलेंस हमारे पास कैश में बच रहा है और कितना हमारे पास बैंक में बच रहा है। तो बैंक के बैलेंस जो भी हमारा बचेगा, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, तो उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, अपने जो पर मंथ, जो मेरा मंथ का बैंक स्टेटमेंट है, जो मुझे बैंक से इश्यू होगी, मैं उसे पासबुक भी कह सकती हूँ और बैंक स्टेटमेंट भी कह सकती हूँ। तो वो स्टेटमेंट से मैं अपने जो मेरा बैलेंस है बैंक का, उसको दोनों को टैली करूंगी, ठीक है, कंपेयर करूंगी बैंक स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक के साथ, ठीक है। तो वो दोनों जो है मेरे कैश बुक का बैलेंस और जो मेरा बैंक का बैलेंस है, वो दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, बैलेंसिंग इन दोनों की होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी बैलेंसिंग नहीं हो पाती, दोनों चीज में अलग आता है, डिफरेंस आता है। मान लीजिए मेरे पास कैश बुक में मुझे दिख रहा है कि मेरे बैंक में 15,000 है और बैंक में मेरे पास सिर्फ 12,000 है, तो 3,000 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो ये भी एक रीजन है जो मैं बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक तरीके से हम कंपेयर करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपनी कैश बुक के साथ में। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ कैलकुलेशन कंपेयरिंग द कैश बुक बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से कंपेयर करेंगे, तो वो जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी या जो हमारे अकाउंट बनेगा उसे हम बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि कई ये जो डिफरेंस आता है हमारा कैश बुक में बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में, डिफरेंस होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने रीजंस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस ड्यू टू द टाइमिंग। तो टाइमिंग की वजह से क्या डिफरेंस आया, मान लीजिए मैंने कोई चेक इशू करा आपने कहीं पे और कहीं मैंने पेमेंट दी, ठीक है। मान लीजिए मैंने राम को चेक पेमेंट कर दिया, ठीक है, चेक के थ्रू कर दिया, लेकिन उस राम बंदे ने अभी तक जो बैंक में है वो डिपॉजिट नहीं किया चेक जाके, तो बैंक के पास तो क्लियरिंग के लिए आया ही नहीं, डिपॉजिट किया ही नहीं, तो बैंक तो उसमें कुछ भी नहीं करेगा। बैंक तो मेरे अकाउंट में ना डेबिट करेगा ना क्रेडिट करेगा। लेकिन हमने क्या करा, कैश बुक में जो था उसमें अपने अकाउंट जो हमने जो उनको इशू करा, राम को जब हमने चेक इशू करा था, हमने उसके नाम से नाम डाला और क्रेडिट कर दिया उसके नाम से कि भैया मैंने 10,000 का बिल उसको दे दिया, मतलब चेक उसको दे दिया। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस हमें देखने पड़ेंगे कि किस वजह से आया है, ठीक है। तो सेकंड है हमारा चेक इशू, तो सेकंड है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब मैंने कोई चेक, मुझे कहीं से पेमेंट मिली थी, मैंने उसको जमा करा दिया, लेकिन सेम डे, तो मैंने जिस दिन चेक जो है डिपॉजिट किया बैंक में, तो सेम डे उसकी कैश बुक में एंट्री कर लूंगी कि मेरे को यहां से चेक मिला और मैंने यहाँ पे पेमेंट जो था डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। लेकिन बैंक के पास वो कब शो होगा, मेरी बैंक स्टेटमेंट में कब शो होगा, जब वो बैंक की तरफ से क्लियर हो जाएगा, वो पेमेंट वहां से आ जाएगी, तब मेरे बैंक में शो होगी कि आपका चेक क्लियर हो गया। तो उसमें भी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो उस वजह से भी मान लीजिए कि टाइमिंग का ये डिफरेंस है कि टाइम, ड्यू टू द टाइम ये डिफरेंस हमारा आ गया कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं ड्यू टू द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ बैंक ने रिकॉर्ड कर ली, हमने नहीं करी, ठीक है। हमें नहीं पता कि किसी कहीं से मेरे को इंटरेस्ट मिला, मुझे नहीं पता कि बैंक ने चार्जेस पे जो थे वो मेरे चार्ज करे या कुछ इंटरेस्ट चार्ज करा मेरे अकाउंट से, मुझे नहीं पता, क्योंकि बैंक ने तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना फोन करके बैंक के। और मुझे वो इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब मैं स्टेटमेंट देखूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि यहां
जहां पे हाँ मेरे को चार्जेस बैंक ने पे करे हैं या इंटरेस्ट मेरे से लिया है या दिया है, वो मुझे स्टेटमेंट में पता चलेगा। तब मैं क्या करूंगी, उन सारी एंट्रीज को, उन सारी ट्रांजेक्शंस को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एंट्री करूंगी। ठीक है, अब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, किसी ने मेरे जो बैंक ने जो था मेरे बिहाफ पे कहीं पे पेमेंट कर दिया, उसकी मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी, या कुछ कलेक्शन कहीं से मेरे पास पैसे आ गए किसी कस्टमर से, वो मुझे नहीं पता, तो वो बैंक के पास जो है प्लस हो गया उसका अमाउंट। डिसऑनरिंग ऑफ चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कुछ चेक्स जो हो वो डिसऑनर भी हो जाते हैं, कहीं से मुझे किसी क्रेडिटर से पेमेंट मिली और मैंने वो डिपॉजिट कर दी, अब वो चेक अगर डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर होने का मुझे कब पता चलेगा, जब वो 1-2 दिन बाद जो है क्लियरिंग में मैं चेक करूंगी कि मेरा चेक ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तब मैं स्टेटमेंट देखूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि वो चेक तो मेरा डिसऑनर हो गया था, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, अपना जो कैश बुक का बैलेंस डेबिट कर रखा है। ठीक है, तो वो भी रीजन हो सकता है जिससे ये डिफरेंस जनरेट हुआ। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय डेटर और कस्टमर, कोई बार कोई कस्टमर है या डेटर है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, कोई पेमेंट मेरे अकाउंट में सीधा जमा कर देता है, तो उसकी इंटीमेशन अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कैश बुक में उसमें एंट्री नहीं कर पाई, तो ये डिफरेंस जनरेट हो गया कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ कैश बुक में या पासबुक में हो सकता है एंट्री गलत हो गई हो, कोई रॉन्ग एंट्री हो गई, या कोई चेक जो था वो मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, मैंने कैश बुक में नहीं एंट्री करी, या फिर कुछ मैंने टोटलिंग में जो है गलती कर दी, टोटलिंग गलत कर दिया, या बैलेंसिंग गलत कर दी, या रिकॉर्डिंग ही गलत कर दी किसी ट्रांजैक्शंस की। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट है उन दोनों में जो है बैलेंस जो है उनका मिसमैच हो जाता है, उनमें डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले इसमें आएंगे पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद प्लस आइटम्स और उसके बाद माइनस आइटम। तो मैंने आपको बताया कि हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले जो जो ट्रांजैक्शंस मेरे पास दोनों में रिकॉर्ड हो रखी हैं तो मैं उसको टिक करती जाऊंगी, यहां पे भी टिक करती जाऊंगी। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, मैंने अगर प्लस कर दिया है या मुझे माइनस करना है, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो मुझे कहां करनी है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से डिफरेंस जनरेट हुआ है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिस ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आया है हमारे दोनों स्टेटमेंट्स में, उसी को हम जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एंट्री करेंगे उसकी। ठीक है, तो बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम कैश बुक बनाते थे, ठीक है, आपको याद होगा, तो जब भी हमारे पास पेमेंट कहीं से हमें रिसीव होती थी, हमारे पास पैसे आते थे, तब हम उसे क्या करते थे, डेबिट। ठीक है, प्लस हो रहा होता था तो हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। और जब हमारे पास कहीं हम पेमेंट कर रहे होते थे, कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे होते थे, तो हम क्या करते थे, उसे कर देते थे क्रेडिट। यही करते थे हम कैश बुक में, जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। लेकिन जब हम पासबुक की बात करते हैं, जब हम बैंक की बात करते हैं, तो बैंक क्या करता है, जब हमारे पास पेमेंट कहीं से आती है, मतलब अगर हमारे पास कहीं पेमेंट आ रही है बैंक में, तो वो क्या करता है, क्रेडिट। अगर आपने देखा भी हो, आपके पास अगर बैंक में अकाउंट हो तो आपको पता है, जब भी आप अकाउंट में पैसे जमा करवाते हो तो बैंक आपके पास क्या मैसेज करता है, द अकाउंट हैज बीन, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर दिस 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 अमाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट का क्या मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। लेकिन अगर आपके अकाउंट से कई बार पैसे जब कटते हैं, आप बिल पे करते हैं कोई, या फिर आप कहीं कोई अपनी EMI कोई कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आता है उसमें मैसेज कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, यही होता है। तो डेबिट कब होता है, जब हमारे अकाउंट से चले जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम जब कैश बुक में एंट्री करते थे, तब हम करते थे पेमेंट आने पर, हमारे पास कैश आने पर हम करते थे डेबिट, जाने पे करते थे क्रेडिट। ठीक है, लेकिन बैंक क्या करता है, जब बैंक के खाते में डिपॉजिट होते हैं तब वो करता है क्रेडिट, और जब हमारे अकाउंट से खाते से जाते हैं बैंक के, तब वो करते हैं डेबिट। ठीक है, तो ये चीज जो है रिवर्स में एक तरीके से। ठीक है, तो बैंक हम अलग तरीके से एंट्री करता है और कैश बुक में हम जो है अलग तरीके से एंट्री। एक चीज और है, जब हमारे पास हमारा बैलेंस, अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट में है, ठीक है, बैंक अगर कैश बुक का बैलेंस जो है डेबिट में है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस, या फिर हम कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस। ठीक है,
फेवरेबल बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस। अगर कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट में आ रहा है या फिर पासबुक का बैलेंस हमारा अगर क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस क्या बन जाती हैं, फेवरेबल जो है बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिट में है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल, ठीक है। तो जब हम जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट नहीं दे रखा होता, पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है कैश बुक का तो वो फेवरेबल बैलेंस है, अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट में है तो अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। और ऐसा ही हमारा उल्टा है पासबुक के अंदर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा, चाहे वो कैश बुक का हो और चाहे वो पासबुक का हो। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है, या फिर लिखा होगा एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ठीक है, तो इट मींस क्या है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, मतलब प्लस बैलेंस है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो जितना भी अमाउंट होगा, जैसे सपोज यहाँ 10,000 दे रखा है तो 10,000 जो है हमारा कहाँ आ जाएगा, प्लस साइड में आ जाएगा। ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है, ठीक है, तो प्लस के कॉलम में हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारा दे रखा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ उन्होंने दे रखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो कहां लेके जाएंगे इसको, ऐसे लेके जाएंगे माइनस वाली साइड, 10,000 रुपीज। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस ओवरड्राफ्ट है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इट मींस माइनस, तो माइनस कहां आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसी तरह हम उल्टा कर लेते हैं अपना पासबुक का। अगर यहाँ पे दे रखा है उन्होंने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, सॉरी एज पर पासबुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या है हमारा, अनफेवरेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसे भी हम कहां ले जाएंगे, यहां पर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां दे रखा है उन्होंने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या करेंगे कि उसे प्लस साइड लेके जाएंगे, इट मींस पॉजिटिव बैलेंस है हमारा, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, तो हम यहां पे ले जाएंगे इस अमाउंट को, ठीक है, समझ आया। अब तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें प्लस करनी है, कौन सी चीज हमें लेस करनी है, ठीक है, ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है। तो उसके लिए दो ट्रिक्स हैं। सबसे पहले अगर आपको याद रखिए, तो उसके लिए भी दो ट्रिक्स हैं आपको याद रखनी है, वो कि मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जो बैलेंस दे रखा है, मान लीजिए डेबिट बैलेंस एज पर दे रखा है हमें कैश बुक, ठीक है, कैश बुक बैलेंस दे रखा है हमें, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जो लास्ट में बैलेंसिंग होगी और बैलेंसिंग करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, एज पर कैश पासबुक होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे रीच करना है। इट मींस ये हमारी क्या है, टारगेटेड बुक है, टारगेटेड बुक है, और इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, इससे हमें कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस पासबुक में, मतलब जो भी बैंक ने किया है, जो बैंक ने प्लस कर रखी है तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर बुक बैंक ने माइनस कर रखी है तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमें कैश बुक से पासबुक पे रीच करना है तो क्या होगा, do what bank has done, ठीक है, जो बैंक ने प्लस करी वो भी हम प्लस कर देंगे, जो बैंक ने माइनस करी वो हम माइनस कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टोटल अपना बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें जस्ट सपोज यहाँ पे कैश बुक की जगह यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दे रखा है, इट मींस हमारी टारगेटेड बुक कौन सी आएगी, यहाँ पे हमारी हो जाएगी कैश बुक। तब हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, तो पासबुक से हमें कहां पहुंचना है, कैश बुक पे, तो क्या करना है, डू व्हाट
कस्टमर हैज डन, कस्टमर मतलब जिसने ये कैश बुक बनाई है, मतलब जो कंपनी की कैश बुक बन रही है, जो उसने किया है वो ही हमें करना है। अगर कैश बुक में प्लस कर रखा है तो पासबुक के उसमें हम पासबुक में प्लस कर देंगे, जो माइनस कर रखा है हम पासबुक की उसमें एंट्री में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों का ध्यान रख के आप ये जो है बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। आई होप मैंने सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज आपको समझ नहीं आई है। ठीक है, तो फिर अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो जो है बैंक रिकंसिलिएशन के जो है क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें एक तरीके से प्रैक्टिस हो सके कि कैसे हमें ऐड करना है, कैसे हमें जो है लेस करना है। ये अभी फिलहाल हमने जो है कंसेप्ट समझा है कि हमारा फेवरेबल जो है बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है और किस हिसाब से हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, कैसे हमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, वो सब हमने देखा। ये सिर्फ कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।